हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश का दूसरा पार्ट। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मौर्य वंश के स्रोतों के बारे में, जहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है, और मौर्य वंश के राजाओं के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का दूसरा पार्ट, जो कि मौर्य प्रशासन के बारे में, किस तरह का मौर्य प्रशासन था, देश को चलाने के लिए कैसी प्रशासन व्यवस्था थी, और मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसा समाज था। तो मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्य वंश के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस तरह से राजकोष चलता था, उसके संबंध में पढ़ेंगे। तो मौर्य प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे वर्तमान में आज भारत में आप देखते हैं कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए इसे कई भागों में विभाजन करना पड़ता है। जैसे सबसे ऊपर देश, फिर उसके बाद विभिन्न राज्यों में इसे बांटा जाता है, राज्यों के बाद जिला स्तर पर, और फिर उसके बाद ब्लॉक के बाद गांव। इस तरह से विभाजन के बाद एक सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था चलती है। तो सेम ऐसे ही उस समय मौर्य वंश के समय में भी प्रशासन व्यवस्था थी। सबसे ऊपर देश था, और इसके बाद कई प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांतों के बाद उसे विषय में बांटे गए थे, विषय के बाद उसे ग्राम में बांटा गया था। तो जैसे आज की शासन व्यवस्था है, कई भागों में विभाजन किया गया था, वैसे ही मौर्य वंश के समय में भी इसे इतने विशाल साम्राज्य को कई भागों में बांटा गया था, और एक सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था, जैसे कि आज का वर्तमान भारत है, इससे भी बड़ा था उस समय मौर्य साम्राज्य, जो कि इधर बात करें तो अफ़गानिस्तान की बाहरी सीमा से, और इधर पूर्व में बंगाल, दक्षिण में पूरा दक्षिण भारत, इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। तो उस समय जो मौर्य साम्राज्य था वर्तमान भारत से भी बड़ा था। तो इसे प्रशासन की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया था, और उनके नाम अलग होते थे। जैसे कि आज जिला है, ब्लॉक है, तो उस समय प्रांत, विषय, गांव इस तरह होते थे, और इनके अधिकारी अलग अलग होते थे, नियुक्त किए जाते थे प्रशासन की सुव्यवस्था के लिए, कि अच्छे तरीके से प्रशासन चल सके। तो उसी संबंध में आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो राजा, जो कि प्रशासन, सैनिक और न्यायिक प्रमुख होता था। मौर्य वंश के टाइम जो प्रशासन था, उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि केंद्रीकृत शासन था, यानी सारी शक्तियाँ केंद्र में होती थी। केंद्र यानी कि राजा में होती थी। तो राजा जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था और न्यायिक प्रमुख होता था, यानी इन सभी की शक्तियाँ जो थीं वो राजा के पास होती थी। अब राजा चूँकि इतने बड़े साम्राज्य को अकेले नहीं चला सकता था, उसे कुछ मंत्रियों की या फिर कुछ अधिकारियों की आवश्यकता होती थी, और उन्हें अलग अलग विभागों में बांटा जाता था, और अलग अलग विभागों में अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इन्हें अमात्य कहा जाता था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अमात्य किसे कहा जाता था। तो प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। और मौर्य वंश के समय जो प्रधानमंत्री का पद था, किसे दिया गया था? तो मौर्य वंश के समय में प्रधानमंत्री का पद कौटिल्य को दिया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। और शीर्षस्थ अधिकारी, यानी कि जो उच्च अधिकारी होते थे, उन्हें शीर्षस्थ अधिकारी कहा जाता था, और इन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमात्य। और शीर्षस्थ अधिकारी यानी जो उच्च, यानी आज के समय में ये कहें तो ए ग्रेड, उच्च रैंक के अधिकारी होते थे, इन्हें तीर्थ कहा जाता था। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। कई विभागों में बांटा गया था प्रशासन की दृष्टि से। तो प्रशासन की दृष्टि से जो विभागों में बांटे गए थे, ये यहाँ कुछ विभाग हैं, और उनके अधिकारी हैं। उन्हें क्या कहा जाता था उस पद को? तो जो राजस्व प्रधान होता था, यानी राजस्व व्यवस्था का जो प्रधान होता था, राजस्व वसूलने का प्रमुख कार्य करता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। तो समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख। और उस समय राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था, तो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो कृषि था, और जो टैक्स लिए जाते थे इन्हें बलि या फिर भाग कहा जाता था। तो टैक्स कौन कौन से थे? बलि और भाग। राजस्व प्रधान
को क्या कहा जाता था? समाहर्ता। इसके बाद सन्निधाता एक पद था जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, यानी वर्तमान में वित्त मंत्री के समान पद होता था। तो राजकीय कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था? सन्निधाता। इसके बाद एक आता है सीता अध्यक्ष, जो कि राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। और उस समय एक शब्द चर्चा में रहता था सीता भूमि, जो कि सरकारी भूमि होती थी, राजकीय भूमि, उसे सीता भूमि कहा जाता था। तो सीता अध्यक्ष कौन होता था? राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो राजकीय भूमि से ही सीता भूमि का अर्थ है। और एक था महालेखाकार का पद, जिसे अक्षपटलाध्यक्ष कहा जाता था। पण्याध्यक्ष किसे कहा जाता था? वाणिज्य विभाग का जो प्रमुख होता था, वाणिज्य विभाग के प्रमुख को पण्याध्यक्ष कहा जाता था। तो यहाँ से हमने देखा कि इन विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था। राजस्व प्रधान जैसे कि समाहर्ता, वैसे ही यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इन्हें निश्चित रूप से याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो इसका सबसे प्रमुख विभाग था, क्योंकि किसी राजा को इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे प्रमुख जो विभाग है सैन्य विभाग की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जिसके माध्यम से उसकी साम्राज्य की सुरक्षा होती थी या फिर दूसरे साम्राज्य को जीत करके इसमें मिलाया जाता था। तो जो प्रमुख विभाग सैन्य विभाग था, इसका प्रमुख होता था सेनापति। और प्लिनी और जस्टिन ने इसके संबंध में बताया है कि उस समय इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग 6 लाख सेना थी, और जिनमें लगभग 9000 हाथी, पैदल जो सेना होती थी, पैदल सेना भाला और ढाल लेके चलती थी, हाथी पे सवार होकर के एक सेना चलती थी, घुड़सवार होती थी घोड़े पे चढ़ करके, और रथ होते थे। तो ये 4 तरह की सेना होती थी, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है चतुरंगिणी सेना। तो 4 तरह की सेना का प्रयोग करते थे, जो कि लगभग जिसकी संख्या कुल मिलाकर 6 लाख थी। और प्लूटार्क ये जस्टिन ने बताया कि इस 6 लाख सेना की मदद से ही इसने पूरे भारत को जीत लिया था, पूरे भारत को रौंद डाला था। और इस सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? सेनापति। इसके बाद इतने बड़े साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जिस राज्य में न्याय प्रशासन अच्छा होगा वह राज्य उतना ही ज़्यादा समय तक चलता है, क्योंकि उसमें कोई भी जनता विद्रोह नहीं करती है। उन्हें न्याय का जो है प्रशासन जो होता था, न्याय प्रशासन, वो न्याय अच्छी तरह से मिलता था, उन्हें कुप्रशासन की व्यवस्था नहीं होती थी। तो न्याय प्रशासन के संबंध में जो न्यायिक प्रमुख होता था, न्याय की शक्तियाँ राजा के पास होती थी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में राजा अकेले नहीं देख सकता था, तो प्रांतों में भी न्यायिक व्यवस्था के रूप में छोटे छोटे स्थानीय न्यायालय स्थापित किए गए थे। और इनके जो स्थानीय न्यायालय के प्रमुख होते थे, हेड होते थे, इन्हें राजुक कहा जाता था। तो यहाँ से न्याय व्यवस्था के संबंध में जो जानकारी मिलती है कि उस समय छोटे छोटे प्रांतों में भी होते थे न्याय व्यवस्था के स्थानीय न्यायालय, और केंद्र में भी राजा के पास न्यायिक शक्तियाँ थी ही, न्यायिक प्रमुख होता था। और न्याय के संबंध में 2 तरह के न्यायालय होते थे, जिनमें से एक था धर्मस्थी और एक था कंटक शोधन। जो धर्मस्थी था उसे दीवानी अदालत कहा जाता था। दीवानी अदालत यानी जो पैसों से, संपत्ति से संबंधित इसमें मामले आते थे, उसे दीवानी अदालत कहा जाता था। और इसके लिए एक शब्द आया है धर्मस्थी। और जो लड़ाई दंगों, लूट, चोरी, डकैती से संबंधित मामले होते थे, उसे फौजदारी अदालत कहा जाता था। उसके लिए एक शब्द आया कंटक शोधन। तो न्याय के लिए जो व्यवस्था की गई थी न्यायालय की, वो 2 तरह के न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। जो दीवानी मामले होते थे उनके लिए अलग, और फौजदारी मामलों के लिए अलग। उसके बाद राजा के सुरक्षा की दृष्टि से या फिर बाह्य मामलों की जानकारी के संबंध में गुप्तचर विभाग नियुक्त किया गया था। और इस गुप्तचर विभाग को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। जो गुप्तचर होते थे इन्हें अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि
मौर्य काल में गुप्तचरों को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो गूढ़ पुरुष। अब ये गुप्तचर भी दो तरह के होते थे। गुप्तचर क्यों नियुक्त किए जाते थे? एक तो बाहरी मामलों के, जो राज्य में कैसा क्रियाकलाप, कैसी गतिविधियां हो रही, उनकी जानकारी देना, कहीं राजा के विद्रोह के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, उसकी जानकारी देना। इसके बाद ये दो तरह में बटा था, एक था संस्था और एक संचरा। तो जो एक स्थान पर रह करके जानकारियाँ इकट्ठा करते थे और राजा को जानकारियों से अवगत कराते थे, उसकी जानकारी देते थे, उन्हें संस्था कहा जाता था। और जो राज्य में घूम घूम करके जानकारियाँ इकट्ठा करते थे, जानकारी प्राप्त करते थे, गुप्त सूचनाएं लाते थे, उन्हें संचरा कहा जाता था। तो गुप्तचर के संबंध में भी दो प्रकार में गुप्तचर बांटा गया था। न्याय में के संबंध में भी जो न्यायालय थे वो दो तरह के थे। तो यहाँ से याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ये जितने भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिए जाते हैं, ये प्रमुख पॉइंट जो रहते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से, वही आपके लिए यहाँ रखे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से कोई भी मिस नहीं करिएगा, कोई भी पॉइंट। ये पॉइंट टू पॉइंट तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से हमने मौर्य प्रशासन के संबंध में इतने बिंदु के बारे में चर्चा किया कि राजा जिसके पास शक्तियाँ थीं सारी, अमात्य और जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे सैन्य विभाग के संबंध में। इसके बाद न्यायालय वहाँ कैसा था, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर के संबंध में। अब हम बात करते हैं प्रांतों के बारे में, जिन्हें चक्र भी कहा जाता था। तो जैसे आज आप वर्तमान में देखते हैं कि देश जो है विभिन्न राज्यों में बांटा हुआ रहता है, तो उस समय भी जो मौर्य साम्राज्य था, इतने विशाल साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। और इन 5 प्रांतों में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इनके जो प्रशासक होते थे वो राजा के पुत्र होते थे। जैसे कि आप लोगों ने अभी अशोक के बारे में पढ़ा था कि वह राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। तो इस मौर्य जो साम्राज्य था इसे 5 प्रांतों में बांटा गया था। पहला जो था उत्तरापंथ, इसे आप लोग मैप को ध्यान में रखिए, ध्यान में रख करके याद करिएगा। जो उत्तरापंथ था ये भारत का उत्तर का क्षेत्र था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो उत्तर का जो क्षेत्र था भारत का, जो कि अफ़गानिस्तान तक फैला था पूरा, तो ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी और ये तक्षशिला पाकिस्तान में था। इसके बाद दक्षिणापंथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी और ये दक्षिणापंथ भारत के दक्षिण का क्षेत्र था जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। ये प्रासी प्रदेश था, एक प्रांत जो कि मध्य देश था और इस प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वहीं अवंती जो कि चौथा प्रांत था, इसकी राजधानी उज्जैनी, जिसे वर्तमान में उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग जिसे अशोक ने जीता था और इसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसकी राजधानी तोसली थी। तो जैसे आज आप देखते हैं कि राज्यों की अलग अलग राजधानियां होती हैं, तो उस समय भी प्रांतों की अलग अलग राजधानियां होती थी और इनके प्रशासक के तौर पर राजा के पुत्र नियुक्त किए जाते थे, जहां से वे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे और उन्हें एक समझ पैदा होती थी और वो जब पूर्णतः राजा बनते थे तो उन्हीं समझ को ध्यान में रख करके पूरा राज प्रशासन चलाते थे। इसके बाद विषय के संबंध में पढ़ते हैं, जो कि प्रांत से छोटी इकाई थी। तो जो विषय के प्रशासक होते थे विषयपति कहलाते थे या प्रादेशिक कहलाते थे। और विषय को भी नीचे एक इकाई थी, 10 गांव के समूह का जो प्रमुख होता था इसे गोप कहा जाता था। तो विषय के नीचे छोटी छोटी इकाई 10-10 गांव की इकाई बनाई गई थी और 10-10 गांव के समूह के जो प्रमुख होते थे इन्हें गोप कहा जाता था। और इसके बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो कि आज भी आप देखते हैं जैसे सबसे छोटी इकाई है। तो जो ग्राम का मुखिया होता था इसे ग्रामीक कहा जाता था। तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य को बांटा गया था। सबसे पहले देश, इसके बाद प्रांत, फिर विषय और इस विषय के बाद 10-10 गांव के समूह में बांटा गया था जिनका प्रमुख गोप होता था और इसके बाद ग्राम जिसका प्रमुख ग्रामीक कहलाता था।
इसके बाद नगर प्रशासन के संबंध में कुछ बताया गया है जिसका उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि नगर प्रशासन के बारे में किसने विस्तृत वर्णन किया है, तो मेगस्थनीज ने किया है। क्योंकि नगर प्रशासन इसमें अलग से इसकी व्यवस्था की गई थी। जैसे कि आज आप देखते हैं कि नगरों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उस समय भी नगर प्रशासन के बारे में मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। मेगस्थनीज के अनुसार 6 समितियां थीं और एक समिति में 5 सदस्य थे। तो इस तरह से 6 समितियां थीं और 6 समितियों में कुल मिलाकर 30 सदस्य थे और इन 30 सदस्यों के द्वारा नगर प्रशासन का कार्य संपूर्ण रूप से संचालित होता था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि कितने सदस्यों के द्वारा नगर प्रशासन होता था मौर्य काल में। तो आप लोग सदस्यों की संख्या को भी याद रखिएगा। अब यहाँ से हमने प्रांतों के बारे में, विषय के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में पढ़ा। इसके बाद पढ़ते हैं मौर्य समाज के बारे में कि उस समय मौर्य समाज कैसा था। कौटिल्य के अनुसार जो समाज था, जैसे कि आज भी समाज 4 वर्णों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वैदिक काल में भी इसके 4 वर्णों में बटे होने के उल्लेख मिलते हैं। तो कौटिल्य ने भी इसे 4 वर्णों में बताया कि मौर्य काल में जो समाज था वह इन्हीं 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। हालांकि चाणक्य ने शूद्र को यहाँ पर आर्य से भी संबोधित किया है, क्योंकि इस समय शूद्र जो थे यह व्यापार भी करने लगे थे। तो यह इनकी स्थिति जो थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी और यह काफ़ी वैश्यों के काम में भी हिस्सा लेने लगे थे। लेकिन यहाँ पर जो वर्चस्व था आज भी क्षत्रिय और ब्राह्मण का था। तो मौर्य काल में सबसे ज़्यादा वर्चस्व इन्हीं 2 जातियों का था, ब्राह्मण और क्षत्रिय। लेकिन कुल मिलाकर 4 वर्ग का ही वर्णन किया है कौटिल्य ने। वहीं मेगस्थनीज ने काम के अनुसार, काम को आधार मानकर इसे 7 वर्गों में बताया है कि जो समाज था वो 7 वर्ग में बटा था। कौन कौन से थे? तो पहला दार्शनिक बताया, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां जो था सभासद था, जो कि राजा की सभा में हिस्सा लेते थे। तो कौटिल्य के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में। वहीं मेगस्थनीज के अनुसार समाज जो था 7 वर्गों में बटा था। इसके बाद कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, क्योंकि जो उस समय गुलाम बनाए जाते थे कार्यों के लिए, तो कौटिल्य का मानना था उनकी तुलना गुलाम से की थी। वहीं मेगस्थनीज ने उन्हें दास नहीं माना, क्योंकि यूनान में जो दास होते थे यह एक यूनानी इतिहासकार था। तो यूनानी इतिहासकार ने अपने यूनान में जिस तरह दासों की दयनीय दशा थी उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। और मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति भी पहले से ठीक हुई। स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन अभी भी उतनी अच्छी दशा नहीं थी स्त्रियों की, क्योंकि इस समय तलाक की प्रथा थी। वेश्यावृत्ति में स्त्रियां जो है वेश्यावृत्ति करती थी, वेश्यावृत्ति अपनाने पर मजबूर रहती थी। और जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति में लिप्त थीं उन्हें रूपा जीवा शब्द से संबोधित किया जाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थीं तो उनके लिए ये शब्द है रूपा जीवा। इसके बाद हम मौर्य अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था कृषि था। तो मौर्य काल में भी अर्थव्यवस्था का जो आधार था कृषि था, और कृषि से 1/6 से लेकर के 1/4 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था और राजकोष को भरा जाता था, राजस्व की प्राप्ति की जाती थी। फिर इसी राजकोष से ही राजा जो कि विभिन्न विभागों में खर्चा करते थे और प्रशासन को अच्छी तरह से चलाते थे। इसके बाद व्यापार के संबंध में आंतरिक व्यापार जो कि भारत के आंतरिक हिस्सों में होता था और यूनान से भी भारत का व्यापार होता था। तो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों होते थे। प्रमुख उद्योग इस समय जो था वस्त्र उद्योग था। तो मौर्य काल का जो प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वैदिक सभ्यता में भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी।
यहाँ पर आकर के मुद्रा का जो है खोज हो चुकी थी और मुद्रा का प्रयोग किया जाता था व्यापार में, और सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया गया। वहीं टैक्स चोरी के संबंध में बताया गया कि जो मौर्य काल में टैक्स चोरी करते थे इन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। क्योंकि राजतंत्र में जितने कठोर नियम होते हैं राजतंत्र उतना ही मजबूत होता है, तो टैक्स चोरी करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। और व्यापार के संबंध में प्रमुख बंदरगाह जो था भड़ौच था, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो प्रमुख बंदरगाह जो था मौर्य काल में कौन था? भड़ौच। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा मौर्य प्रशासन के संबंध में, मौर्य समाज के संबंध में और मौर्य वंश के समय अर्थव्यवस्था के संबंध में। तो आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।